दोस्तों आज अपने जीवन की कुछ ऐसी यादें आपसे शेयर करने जा रही हूँ। कुछ इमोशनल हूँ अंदर से और कुछ वीडियो लंबा भी हो जाएगा, तो सुनकर आपको बहुत मजबूती मिलेगी, बहुत सुकून भी मिलेगा। शायद मुझे खुद सुकून मिलेगा कि मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट जॉब छोड़ी थी। तो आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और मुझे लगता है मेरे जीवन में जो घटना घटी है ना, तो मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के सवाल थे, दीदी आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत बहादुर हो, आप अच्छी हो। मतलब आप लोगों का प्यार देख के मुझे लगता है कि मुझे आपसे सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। फाइनली आज मैं अपनी मम्मी की बात करूँगी। अगर किसी बच्चे को अचानक पता चलता है, उसकी मतलब 25, 26, 27 साल तक उसे पता चलता है, सही से मुझे याद भी नहीं है कि आपकी माँ जिंदा है और वो आपके सामने नहीं आती बचपन से, और अचानक आपको 25, 26, 27 साल बाद पता चलता है आपकी माँ दुनिया में नहीं है, तो आप कैसा फील करेंगे? ये फील वही कर सकता है जिसके साथ ये घटना घटी हो। मेरे साथ ये घटना घटी है और मैं ये घटना आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे जो स्ट्रांगनेस है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे हादसे हैं कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और उम्मीद करती हूँ जिन लोगों के साथ ये हादसे होते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे, कभी बिखरेंगे नहीं। मैं एक छोटी बच्ची थी, शायद 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ती होंगी, मुझे सही से याद भी नहीं है। तो हमारी मदर, मेरा एक छोटा भाई था, 5 बहनें थी, एक है मतलब एक 2 भाई थे। सबसे छोटा भाई था, 1 डेढ़ साल का था उस समय। अब तो काफ़ी बड़ा होता, जब मैं इतनी 40 ईयर्स में होने वाली हूँ, तो उसको अचानक पैरालिसिस का अटैक पड़ जाता। उसकी ये मुट्ठी थी ना, ऐसे बंद हो जाती है, ऐसे इस तरीके से मुट्ठी बंद हो जाती है। जब उसे खोलने का प्रयास किया जाता है, वो मुट्ठी खुलती नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा सा खुलती भी है, तो इसके स्केच से यहाँ पे जख्म बन जाता है हाथ में। और उसको मेरे पापा साइकिल में पीठ में बांध कर 20, 22, 25 किलोमीटर कहीं कोई झाड़ा लगाते थे, जानकार थे उनके यहाँ, सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ा लगवाने ले जाते थे। और हल्द्वानी जैसे शहर में ट्रीटमेंट चल रहा था, उस समय पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी। पापा ही जो मेरे सरकारी ठेकेदार थे, ठेके लेते थे। और इतने साल पहले की बात है, क्योंकि उस समय मेडिकल ट्रीटमेंट भी सही से नहीं मिल पाता था। और 5 साल वो बच्चा बहुत प्यारा था, कृष्ण कन्हैया जैसे बाल करली, बहुत अच्छा, आज भी उसकी फ़ोटो लगी हुई है घर पे। तो अचानक ही पता चलता है उसको, झाड़ा करते करते 5 साल बाद वो बच्चा डेथ कर जाता है, एक्सपायर हो जाता है। और उसके एक्सपायर होने के बाद मेरी मम्मी की मेंटल कंडीशन जो थी, मानसिक जो स्थिति थी, वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो भूलने लगती है चीज़ों को, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और मतलब घर में वो एक इंसान तो है, लेकिन उसकी सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहती है। 5 साल बाद कोई बच्चा ऐसे चले जाता है, तो सोचिए फिर क्या होता होगा। मम्मी की मानसिक कंडीशन बहुत डाउन हो जाती थी, और हम लोगों के ऊपर उसी समय से घर और परिवार की जिम्मेदारियां पड़ गई थी, और मेरी मम्मी भूल जाती थी चीज़ों को। और कहीं जाती थी तो बैठे रह जाती थी, या चले, पहले तो घर से जाती ही नहीं थी, अगर चली गई तो अपने घर आना ही भूल जाती थी। एक दिन पता चला हमारी मम्मी गायब हो गई और वो हमें कभी मिली ही नहीं। बहुत खोजबीन की, बहुत खोजा गया, बहुत। हम तो बहुत छोटे थे उस समय, 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ते थे, शायद मैं 6 क्लास में रही हूँ। तो मुझे याद है अपनी मम्मी के भी अच्छी तरीके से, लेकिन प्रॉपर टाइमिंग का ज़िंदगी में जब कहते हैं ना, स्ट्रगल होता है, इंसान जब दुख में पड़ता है, दुख को झेलता है, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाता है या कहीं ना कहीं बिखर जाता है। उस भगवान का हाथ रहा सिर पे कि हम बिखरे नहीं, उससे हम और स्ट्रांग हो गए। ज़िंदगी का वो दर्द है सीने में, कहीं पे किसी को इस हालात में देखती हूँ तो मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं वहाँ पे फील्ड में, चाहे मेरा अपना है पराया, मैं नहीं सोचती हूँ, उसकी मदद के लिए मैं अपना दिन रात एक कर देती हूँ। तो दोस्तों, वहाँ से हमने बहुत खोजबीन करी, मेरी मम्मी का कहीं अता पता नहीं चला। आज से लगभग 10-12 साल पहले पता चलता हो, किसी शहर में, किसी मंदिर में, तीर्थ में, कोई वहाँ का पता बताता कि वहाँ पे हमने उन्हें देखा, प्रॉपर उस जगह पे देखा। उस जगह पे हम पूरा परिवार सहित पहुँचते हैं और पूरे रिश्तेदारों सहित पहुँचते, कहीं गाड़ियाँ लेके ढूंढने निकलते, लेकिन वहाँ तो क्या, उसके दूर दूर तक कहीं उनका पता नहीं मिलता। और बहुत दूर दूर तक उनका कहीं पता नहीं मिलता। सारी फोटो लगाई जाती, सब कुछ करा जाता। जानते हैं हम जब माँ का दर्द क्या होता है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और
उसका कहीं पता नहीं लगता है। बहुत फ़ील होता था क्योंकि जो बहनें अपने मायके का वीडियो दिखाती थी तो उनको मैं बोलती थी हमारी मम्मी नहीं है, बहुत फ़ील होता है। और आप समझ सकते हैं अंदर से एक दुख होता है ना माँ का। माँ तो माँ ही होती है, उसकी जगह कोई ले नहीं सकता है। अचानक से पिछले साल की बात है, अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें किसी रिश्तेदार का कॉल आता है और रिश्तेदार का कॉल आता है, वो बोलते हैं आपकी कॉल भी मुझे आता है बकाया, और किसी को बताने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। उनका कॉल आता है कि 2-3 महीने हो गए, आपकी जो माताजी थी उनकी डेथ हो गई। तो मतलब यकीन नहीं होता कि यकीन करें या ना करें, क्योंकि हमने तो बचपन से उन्हें देखा ही नहीं था और उनका कहीं पता ही नहीं लगा, कितना ढूंढने के बाद भी पता नहीं लगा। तो वो जिस जगह बताते हैं तो उन्होंने कहा बेटा आप बच्चे थे, आपको क्या बताया है। और बाकी और मेरे पापा जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और उनको भी नहीं बताया कि नहीं बताया गया। हमको पता चला किसके माध्यम से, अचानक हमें पता चलता हमारी माँ दुनिया में नहीं है 25 26 27 साल बाद। तो दोस्तों मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। और क्या ही कह कर सकते हैं वैसी कंडीशन में जब पता ही नहीं है वो कहाँ है क्या है। जिन रिश्तेदारों ने बताया वो भी यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर रहते हैं। अब फिर खोजबीन करके भी क्या करते हैं, क्योंकि उनका कोई और नामो निशान पता वो थी भी या नहीं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब है ना, अंदर से ना फीलिंग आता है कि यार देखो जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसका अचानक हमें 26-27 साल बाद पता चलता वो दुनिया में नहीं है। फिर जैसे तैसे डरते मरते बड़े मुश्किल से अपने घर तक की बात मैंने बोली, अपनी बहन तक बोली। एक बहन को बोली, उसने कई दिनों तक उसने भी खाना नहीं खाया, खाना पीना छूट गया सबका, उसके परिवार में भी कोहराम। और दूसरी बहन को बोला, वहाँ भी मतलब उनको भी बिलीव नहीं हो। फिर हमने पापा और भाई को बोला, भाई को भी बहुत वो हुआ कि जीते जी अगर लास्ट टाइम भी हमें पता चल जाता, जो भी उनके विधि विधान करने होते हैं हिंदू धर्म में, कम से कम वो तो हम करते, हम वो भी नहीं कर पाए। मैं दुनिया की वो मतलब असहाय मजबूर लड़की हूँ जिनने परिस्थितियों को अपना हथियार बनाया। और हम बचपन से इतने मेहनती थे, सुबह रात 4 बजे उठ के पढ़ाई करना। मेरे घर में एक भैंस थी जो मेरी माँ ही दूधती थी, उनके बाद कोई उसको करने वाला नहीं था, तो मुझे वो भैंस का दूध निकालना पड़ता था सुबह और घर का सारा काम करके स्कूल जाना था। मुझे पता था मुझे अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कितनी भी परिस्थिति आ जाए। 2 छोटी बहनें थी, बड़ों की शादी हो चुकी थी, तो उन 2 छोटी बहनों को भी देखना था। तो मेरे सिर पर बचपन से बहुत जिम्मेदारियां पड़ गई थी। उन जिम्मेदारियों के पीछे एक ही था कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और उस चीज़ के लिए कई लोगों ने फोर्स भी करा, लड़कियां मत पढ़ाओ, आपकी इतनी लड़कियां 3 और है, मत पढ़ाओ। लेकिन मेरे पिता ने कहा अगर मेरी बेटी जितना चाहे उतना पढ़ना चाहेगी, हम रोक नहीं लगाएंगे। मेरे पापा ने प्रॉपर सपोर्ट किया, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन भी किया। और जैसे ही मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरे गांव में जब महिला सीट आई, मैं केवल 19 साल की मेरी उम्र थी। मेरे गांव के लोगों को पता था, इसने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि रात में हम छत में दिया जला के मैं पढ़ाई करती थी जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स होते थे। और टॉप करा मैंने उत्तराखंड हाई स्कूल इंटर, मैंने टॉप करा उत्तराखंड बोर्ड से। तो मैं रात को छत में, मिट्टी के तेल का डिब्बी होता था उस समय, और उसको जला के उसमें पढ़ाई करती थी। उस मिट्टी के तेल का दिया जलाकर उसमें रात को पढ़ाई करती थी, क्योंकि दिन में समय नहीं मिलता था। और जहाँ हमारा स्कूल था धौलाखेड़ा इंटर कॉलेज, गोरापड़ा बोलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे हमें 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, 4 किलोमीटर वापस पैदल आना पड़ता था। वहाँ से ऑटो से जाना पड़ता था 20-25 किलोमीटर। और जब हम जाते थे गन्ने के खेत से, और सुबह जब ओस होती थी, जो वाइट कलर की सलवार चलती थी, ग्रीन कमीज चलती थी, वाइट दुपट्टा चलता था, तो वो वाइट सलवार बिल्कुल काली हो जाती थी। इसलिए सलवार को प्रेस करके पन्नी में पैक करके वो गन्ने के खेत के जो 4 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, वहाँ तक हम घर के कपड़े पहन के, फिर वो घर के कपड़े वहाँ पे उतार के, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के, खेत में कपड़े चेंज करके तब जाके स्कूल जाते थे। और ज़िंदगी में जितने भी स्ट्रगल किए, उस हर स्ट्रगल ने हमें बहुत नाम और बहुत पहचान दी। एक मैडम ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया था। कभी कभी मेरे ऊपर बहुत मतलब बुरे तरीके से वीडियो बना देती। उनने मुझे मेरे ऊपर वीडियो बना के कहा था गुस्से में कि तुम तो
तुम तो गरीबी से गुजरी हो, तुम क्या जानोगी, तुम तो इस तरीके की तुम क्या जानोगी। मतलब किसी की खुंदा को मेरे ऊपर निकाल देती हैं बार बार। अगर मैं समाज के लिए कोई सही कदम उठाती तो वो मेरे ऊपर हावी हो जाती है। नाम नहीं लूँगी उनका, क्योंकि इनका यही लक्ष्य रहता है कि नाम लेके हम फेम पाएँ। और मैं, क्योंकि जो मेरी गरीबी थी ना वो मेरी सीढ़ी थी, और आज भी मैं उसी को अपनी सीढ़ी मानती हूँ। आज भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन ये परमात्मा की देन है और मेरी मेहनत की देन है। और मैं भगवान से ज़्यादा, किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा करती हूँ। और ज़िंदगी में हार नहीं मानने का मैंने एक जज्बा सीखा है। हमने ज़िंदगी में वो रिश्ते खोए हैं, अपने खोए हैं, और हमने ज़िंदगी में वो सब चीज़ें देखी हैं। तो किसी भी इंसान पे दिक्कत आती तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए किसी भी, वो पिंकी वाले मैटर पे वो मेरे पे बौखलाई थी कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं एक विकलांग लड़की को परेशान कर रही हूँ। उसी बात को लेके कभी किसी को लेके, आरती को लेके, कभी पिंकी को लेके मुझ पे हावी हो जाती। देखिए जहाँ गलत होता है मैं उसके लिए नहीं देखती कौन है क्या है। अगर वो विकलांग गलत कर रही तो वो गलत कर रही है। किसी माँ पर और बच्चे ने अत्याचार कराओ मुझे बर्दाश्त नहीं होता। किसी बच्चे पर माँ ने अत्याचार कराओ मुझे बर्दाश्त नहीं होता। और इसीलिए मैं ऐसे, तब से मैंने कसम खाई समाज में ऐसी चीज़ें होंगी, अगर किसी को ज़रूरत होगी अपने वीडियो के माध्यम से मैं उन चीज़ों को रख पाऊँ तो शायद किसी को ज़िंदगी सुधर जाए। तो इसलिए कभी हार नहीं मानना है। रिश्ते अपनी जगह होते हैं, इंसान को जीना पड़ता है, परेशानियाँ आती इंसान को झेलनी पड़ती हैं। ज़िंदगी का जो दर्द मेरे साथ गुजरा है ना, मैं अगर आपके साथ शेयर करूँगी आप यकीन नहीं मानोगे कि कोई इंसान इतना कैसे झेल सकता है। अभी मेरी एक बहन, और मैंने उसका वीडियो डाला है, 5 साल बाद मिली थी, वो भी उसका भी कुछ दिक्कत हो गया था, वो खो गई थी। 5 साल बाद वो भगवान ने हमारे पास पहुंचा दी। उसका वीडियो भी डाला हुआ था। और मेरी बड़ी बहन की लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई। ज़िंदगी में ना रिश्तों ने हमें मजबूत बनाया। हमने मैं कभी ये नहीं सोचती, मैं अगर जा रही हूँ रास्ते में कोई परेशान दुखी है तो मेरा सगा होगा तभी मैं उससे सपोर्ट करूँगी, नहीं। अगर कोई दुखी परेशान है, हो सकता है उससे क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, हो सकता है क्या, हो सकता है हमारे एक प्रयास से उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, हो सकता है हमारे एक प्रयास से उसका बहुत बड़ा खतरा टल जाए। इसलिए कभी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग आते हैं जिनको आपकी ज़रूरत पड़ सकती है तो कभी इग्नोर ना करें, उन्हें छोटा बड़ा देख के जज ना करें, क्योंकि सबसे पहले तो इंसानियत देखें। भगवान ने इंसान बनाया है, ये सब अमीरी गरीबी पैसा धन दौलत सब यहीं रह जाता है, केवल इंसानियत जाती है। आज मेरे गांव में लोगों के लिए मैं उदाहरण हूँ, एग्जाम्पल हूँ। आज भी जब अभी बीच में मैंने अपने एनजीओ के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए अपने गांव के प्रधान को फ़ोन करा था, ललित सनवाल भैया बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट कहा, अरे बीडीसी मेंबर साहब पहले के जैसे हो या बदल गए, क्योंकि मैं क्षेत्र पंचायत रही हूँ, मेरे गाँव में मुझे बीडीसी मेंबर साहब बोलते हैं। और बहुत कम 19 साल की उम्र में अगर गाँव के लोग एक बेटी को खड़ा कर रहे हैं तो समझ जाइए फिर वो बेटी का कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि पूरा गांव उसके लिए खड़ा है। और मैं जानती इसमें भी कई लोग ये कहेंगे आप झूठ बोल रही हो। तो हल्द्वानी ब्लॉक है, 2001-2 की या 1 या 2 की बात है। तो मैंने इलेक्शन फाइट किया था क्षेत्र पंचायत सदस्य का। तो आप जाके उसमें पता कर सकते हैं, हल्द्वानी ब्लॉक की लिस्ट निकाल सकते हैं। बाकी तो क्या क्या प्रूफ तो देखिए, सोशल मीडिया प्रूफ तो लोग मांगते हैं। अगर हम सही भी करते हैं, लोग उसमें खींचने के लिए टांग तो ज़रूर तैयार ही रहते हैं। ये मेरे जीवन का वो दर्द था, एक माँ का ज़िंदगी से जाना, एक बच्चे की ज़िंदगी में माँ का दर्जा ले लेना, फिर वो घर को संभालना, अपने भाई बहनों को संभालना, अपने पिता को संभालना, परिवार को संभालना, उसके साथ पढ़ाई भी करना। तो कितना स्ट्रगल रहता होगा आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। आज हम अपने बच्चों से कहते बेटा गिलास उठा दो, उसमें भी मुंह टेढ़ा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमसे क्यों करवाया जा रहा है। और हमने ज़िंदगी में उस उम्र में जब हमारे खेलने के दिन थे, उस उम्र में हमने ज़िंदगी को जिया, और उस उम्र में भी टॉप किया। जब मैंने हाई स्कूल टॉप किया तो मतलब गांव में मुझसे पहले किसी ने, हाई स्कूल में पहले फेल हो जाया करते थे, अब तो 3-3 बार एग्ज़ाम दे के भी हो जा रहा सीबीएसई में। लेकिन उस समय क्या था, हाई स्कूल में अगर आधे नंबर से रह गया ना तो फिर रह गया, उसका कुछ नहीं होना। और मैंने उस समय हाई स्कूल टॉप किया था, पहली लड़की थी, मैंने अपने गाँव में हाई स्कूल किया था। मुझसे पहले कोई हाई स्कूल ही नहीं कर पाई थी लड़कियाँ। और फिर उसके बाद जब मैंने इंटर टॉप किया, पूरे गाँव में ये बात फैल गई थी, अरे उनकी बेटी ने तो इंटर टॉप कर दिया। तो उसके बाद जाके जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब मुझे क्षेत्र पंचायत के लिए चुना
उठाया गया। तो मैं अपनी बेटियों से कहती हूँ, अपने समाज की बेटियों से कहती हूँ, कभी हार मत मानिए। अगर आपको जीवन में कोई स्टेप लेना है ना, कोई अपने लिए कोई डिसीजन लेना है तो ज़रूर लें, लेकिन इतना कामयाब बन जाएं कि आपको उस डिसीजन के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। मेरे पापा कभी उन्होंने मुझे थोपा नहीं किसी चीज़ के लिए। उन्होंने बोला आपका क्या निर्णय है, क्योंकि उन्हें पता था मेरी बेटी इतनी कामयाब है, वो जो भी फैसले लेगी तो बहुत अच्छी तरीके से लेगी। हमारी ज़िंदगी के अनुभव थे, इन अनुभवों ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज भी अब मैं बताऊंगी मेरे हस्बैंड की, मेरी लाइफ के बारे में भी बताऊंगी कि मैं इतनी गरीब घर की थी तो मैं कैसे इतने अच्छे घराने में पहुंच गई। ये बैकग्राउंड देख के कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे आज शांत माहौल चाहिए था, इसलिए मैं 2-4 वीडियो इसी के शूट करूँगी। क्योंकि नीचे दरोगा जी भी छुट्टी आए हैं, डिस्टर्ब होता, टीवी चलता, बच्चे भी होते हैं, तो ये शांत माहौल में लेबर छुट्टी गए हैं, फिनिशिंग होने वाला है इधर का। बिहार से लेबर हैं तो रक्षाबंधन पे गए हैं, जन्माष्टमी मना कर ही आएंगे, इसलिए मुझे वीडियो शूट करने के लिए अपना शांत माहौल चाहिए था और मैंने ये बैकग्राउंड चुना है। उसके लिए आप प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। और इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे आई ताकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपनी ज़िंदगी के लाइफ के स्ट्रगल भरे पल आपसे शेयर कर सकूं। और आप पसंद कर रहे हो ना, आपने बहुत प्यार दिया है, तो थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। अपने प्यार बनाए रखिएगा। मैं फील्ड वर्कर हूँ, समाज में महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ, इसलिए मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं दे पाती, उस बात को इग्नोर कीजिएगा। इसलिए मैं बीच में वीडियो बना देती हूँ, थैंक यू वीडियो बना देती हूँ और आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। नहीं दे पाती तो प्लीज़, एक समाज सेविका, समाज के फील्ड में वर्क करती हूँ, कभी थाने के केस होते हैं, कभी कुछ केस होते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं एक महिला के लिए कितनी दिक्कत होती है मुश्किलों को संभाल पाना घर के साथ साथ। तो थैंक यू, तहे से दिल से धन्यवाद। ये मेरी माँ का एक वीडियो था, एक माँ के लिए मैंने वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बोला था मेरे 40 साल के बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। माँ, आप मेरा वीडियो ज़रूर देख रही होगी। आपने उस वीडियो को देखने के बाद कमेंट किया था, बेटा आपका वीडियो देखने के बाद मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई, क्योंकि 40 साल का मेरा बेटा मुझे घर से निकाल दिया और आपने मेरे लिए अनजान होकर भी ऐसी सोच रखी। तो इसका कारण यही था क्योंकि मैं बचपन में अपनी माँ खो चुकी हूँ। और जब माँ की बात आती ना, माँ ये चीज़ दिखती है, किसी बच्चे ने अपनी माँ को परेशान किया है, दुखी किया है, तो वो अंदर से फील आता, दिल से निकलती है कि वो कैसे बच्चे, क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को कि माँ होती क्या है। वो जब तक इंसान के पास होती है ना चीज़, कीमती चीज़ होती है, तब तक उसको उसकी वैल्यू पता नहीं होती। जब वो चीज़ उसके पास नहीं होती है ना और उसके लिए तरसता है, चाहे वो माँ हो या प्रॉपर्टी हो, तो वो जान सकता है जिसके पास वो चीज़ नहीं होती। वो चीज़ हमारे पास, हमें पता था है, लेकिन हमारे पास नहीं थी, वो चीज़ अंदर से फील होता था। जब एक माँ ने कहा मुझे ऐसे निकाला गया, तो मैंने 2-3 माँओं को पाला है। एक मोमडन अम्मा मेरे यहाँ काम करती थी, मेरे बच्चे की देख रेख करती थी। उस समय मैं बुटीक का कोर्स कर रही थी, आज से 7-8 साल पहले की बात है। तो उनके लड़का बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था और रोती हुई आई, बोली बेटा मेरे बहू ने मुझे आज सूखी रोटी दी, रात की रोटी दी और मेरे दांतों से कट नहीं रहा था, क्योंकि अम्मा बहुत बूढ़ी थी, वो 70-80 साल की लगभग हो चुकी थी। और वो रोई तो दिल के अंदर लगा। उन्होंने बोला कि तू खाएगी तो सूखी रोटी खाएगी बहू से। तो मैंने उनको डांटा, मैंने कहा आज से आपके लत्ते कपड़े, आपका खाना पीना सब मैं दूंगी, अगर रहने के लिए ठिकाना नहीं है तो मैं आपको रहने का भी ठिकाना दूंगी, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। और उन बेटे बहुओं से भी मैं कहना चाहती हूँ, कभी माँ का निरादर मत करिए। उनसे पूछिए जिनकी ज़िंदगी में ये प्यारी चीज़ नहीं है, वो कैसे फील करते होंगे, उनको कितना महसूस होता होगा ये दर्द। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो गया, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, कुछ इमोशनल भी हो गई। भगवान ने इतने दुख दिए हैं कि अब दुख के अंदर से ना स्ट्रॉन्ग हो गए, लड़ने की एक एनर्जी मिल जाती है। जब हमारे खुद के साथ गुजरता है ना, तो हमें महसूस होता है कि दुनिया में अगर किसी और के साथ होगा तो कितना खतरनाक होगा। इसलिए हम कभी डरते नहीं किसी चीज़ से। जिसकी ज़िंदगी से अपने खुद के रिश्ते इस तरीके से चले जाते हैं तो उनके लिए वो रिश्ते मायने रखते हैं, जो
दूसरों के लिए। इसलिए आप लोग, कई लोग कह देते हैं कि क्यों दूसरों के लिए टांग अड़ाती हूँ, क्यों दूसरों के लिए ऐसा करती हूँ। तो मेरा दूसरों के लिए लड़ने का ये रीज़न है। मैं चाहती हूँ दुनिया में इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है ना, तो कभी दूसरों के लिए जी के देखो, अंदर आत्मा में सुकून मिलता है। और माँ आपसे फिर कहना चाहूँगी, अगर बेटे ने निकाल दिया, मैं आपकी बेटी, मैंने आपको माँ बोला है, तो मैं आपकी कोई भी कमी होगी उसको पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद आपका, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखें। आने वाले समय आगे मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं। थैंक यू। हो सके तो शेयर कर दें, समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। और यही कारण था कि मैं आज आपसे अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ। थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद।